नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। नीतीश कुमार विपक्ष की नाकामी और अपनी उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में। इसके लिए नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासनकाल की उपलब्धियों की एक बुकलेट लॉन्च की, जिसमें नीतीश के नेतृत्व में बीते 20 सालों में सड़क, शिक्षा, पानी, रोजगार, महिला आरक्षण, कानून व्यवस्था और पुल पुलिया निर्माण के जरिए बिहार की विकास की गाथा को बताया गया। साथ ही आरजेडी शासनकाल में बिहार की हालत को भी बयां किया गया। बिहार का नवनिर्माण, 20 साल विकास के बदलते बिहार के बुकलेट को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि आज के युवाओं को भी नहीं पता कि 2005 से पहले बिहार कैसा था, इसीलिए उन्होंने जागरूक करने के लिए बुकलेट जारी की गई है। हालांकि आरजेडी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या 2005 के पहले बिहार बर्बाद था, जिसे नीतीश ने आबाद किया, और नीतीश के नेतृत्व में 20 साल विकास के बदलते बिहार के बुकलेट लॉन्च करना कितना फायदेमंद एनडीए का कदम होगा? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। बिहार के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए भी। एक और देश भर में जातीय गणना कराने का निर्णय लेकर पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मारा, तो दूसरी ओर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से अब तक की उपलब्धियों और 2005 के पहले के बिहार के आंकड़ों को पेश कर विरोधियों को साधने की कोशिश की है। लालू जी का परिवार जो नीतीश जी काम करते हैं उसको गिनते हैं कि ये मेरा काम है। राजद वाला कभी नहीं गिनते हैं कि लालू जी ने क्या किया, और फर्क जनता जानती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बुक भी जारी किया है साथियों। बिहार बदलता हुआ बिहार, वो आपको दिखेगा, आपको मिलेगा। जो 25 वर्ष के उम्र के लोग हो गए, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, जानना चाहिए कि वो 15 साल बिहार के लिए गाली कैसे बना, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को कैसे रौंदा गया, बिहार के लोगों को पलायन के लिए कैसे विवश किया गया। एनडीए की ओर से जारी बुकलेट में ये बताने की पूरी कोशिश की गई है कि नवंबर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने से लेकर अब तक किस तरह बिहार के विकास को सुनिश्चित किया गया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। 2005 से पहले बिहार का शिक्षा बजट 4,366 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ का हो चुका है। पहले प्रदेश में 53,993 सरकारी स्कूल थे, जो अब 75,812 तक पहुंच चुका है। 2005 से पहले 2,25,000 टीचर थे, जो अब 5,97,742 हो चुके हैं। कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो बिहार में 2005 से पहले 817 थाने थे, जो अब 1,380 थाने में बदल चुके हैं। पुलिस वाहन पहले महज 4,008 थे, जो अब 12,084 वाहन तक पहुंच चुके हैं। 2005 से पहले 42,481 पुलिस के जवान थे, अब ये संख्या 1,10,000 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की यदि बात की जाए तो 2005 से पहले प्रदेश में 24 जिला अस्पताल था, जबकि अब 35 जिला अस्पताल है। पहले प्रति महीने 39 मरीज आते थे, जबकि अब अस्पतालों में औसतन 11,600 से ज्यादा मरीज आते हैं। पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब प्रदेश भर में 12 मेडिकल कॉलेज हैं। बात बिजली के क्षेत्र में सुधार की जाए तो 2005 से पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत महज 75 यूनिट थी, जबकि अब प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 यूनिट तक पहुंच चुकी है। पहले 17,31,000 बिजली के उपभोक्ता थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 2,12,00,000 हो चुकी है। बिजली उत्पादन क्षमता पहले 540 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 8,850 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। एनडीए की ओर से जिस तरह आंकड़ों को लेकर विपक्ष को घेरा जा रहा है, उस पर सियासत बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष के दावों पर विरोधी खेमा तंज कस रहा है, सुन लीजिए। ये पारदर्शी दस्तावेज है जो जारी हुआ है, लोकतंत्र में जनता के प्रति समर्पित है, घर घर तक पहुंचाएंगे, और तुलनात्मक रूप से इस दस्तावेज को देखने के बाद एहसास हो जाएगा
कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कैसे इस बिहार का नव निर्माण किया। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रह करके सरकार में रह करके जो काम करके दिखाया, ये 20 वर्षों से सरकार में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। आप किस मुंह से दिखाएंगे कार्ड? चुनाव वाले प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ों पर वार पलटवार जारी है, उससे आने वाले समय में ये सियासी तल्खी और भी बढ़ने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या लालू ने किया बिहार को बर्बाद और नीतीश ने बिहार को आबाद किया? 20 सालों में कितना हुआ बिहार का विकास? नीतीश के विकास के दावों पर जनता को कितना भरोसा है? क्या एनडीए ने 2025 चुनाव की पिच तैयार कर दी है? क्या जनता एक बार फिर नीतीश पर भरोसा करेगी? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास और बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अजय जी आपसे। एनडीए ने एक बुकलेट लॉन्च की है जिसका नाम 20 साल विकास के बदलते बिहार के रखा है। अजय जी ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता के साथ है। एनडीए ने एक बुकलेट लॉन्च की है जिसका नाम है 20 साल विकास के बदलते बिहार के। क्या आपने से इस बुकलेट को पढ़ा है अभी तक? नीतीश जी की ओर से वो बुकलेट हम लोगों को अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि 20 साल में बिहार कितना बर्बाद हुआ। अगर ये नीतीश कुमार का बुकलेट सही है तो एक बार इस पे चर्चा हो जाए, आप ही के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाए कि उसमें 4 साल का जो इंडिया गठबंधन की अवधि है उसको बाहर किया गया है या उसको भी समावेश किया गया है। एक दूसरा, ये 20 साल बनाम 15 साल की बात होती है तो उसमें शायद इस बात का भी उल्लेख किया गया होगा कि 90 के दशक में जो वित्त रहित कॉलेज या स्कूल था, क्या अब वित्त सहित हो गया? 2005 से पहले पलायन कितना था, अब कितना हो रहा है? स्वास्थ्य के बारे में अभी आप देख रहे थे आप ही के चैनल पे कि पहले प्रति माह मात्र 39% आते थे। गजब है भाई, अब 1100 आते हैं। कितना स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हुआ, जिसका प्रमाण पटना के आईजीएमएस है। ठीक 1 महीना पहले इसी चैनल पर इस बात की हम चर्चा किए थे कि आईजीएमएस के एक मेडिकल का छात्र, तृतीय वर्ष का छात्र एक्सीडेंट हो गया और उसको उस आईजीएमएस में बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तब भी उनकी मृत्यु हो गई। इतनी अच्छा उसकी व्यवस्था है। 15 साल 2005 से पहले या 90 के दशक में कितनी चीनें मिले थी? नीतीश जी के राज में कितना बढ़ा या कमा, अगर इसका उल्लेख होता तो ज्यादा अच्छा होता। नीतीश जी के राज से पहले कितने स्टेट ट्यूबवेल थे और आज इन्होंने कितने बनवाया, अगर इसका उल्लेख होता तो ज्यादा अच्छा होता। 90 के दशक में भारत के चीनी उत्पादन में बिहार की स्थिति क्या थी और नीतीश जी के राज में कितना बदतर हुआ, अगर इसका उल्लेख होता तो ज्यादा अच्छा होता। 2005 में बिहार की जनसंख्या क्या थी, अब कितना हुआ, अगर इसका उल्लेख होता तो ज्यादा अच्छा होता। कुपोषण में बिहार तब कितना था, अब कितना है, इसका उल्लेख होता तो ज्यादा अच्छा होता। महिला पे अत्याचार में बिहार 2005 से पहले कहां था, आज होता तो इसका उल्लेख होता तो ज्यादा अच्छा होता। एक दिन आपके पास तो डाटा आ ही जाता है संतोष जी, हम विपक्ष में हैं इसीलिए इस बात को बोलते हैं, यह बात नहीं है। कई बार आपने देखा है कि नीतीश के राज में कितनी बर्बरता पुलिस पे हुई है, हम आम जनता की बात नहीं करते हैं। 2005 से पहले कितनी बर्बरता पुलिसों पे हुई। तो ये राज्य में अगर ये काम किए हैं तो काम तो दिखाई देना चाहिए, तो काम तो जगह पे दिखाई नहीं देता है, तो बुकलेट में दिखाना चाहते हैं। बुकलेट से
ये टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट तो राजेश जी, घातक आप पर कोई होता है। बुकलेट जारी करेंगे आप कि पलायन रोकने में 2005 से सफल है पहले या नहीं है? तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है? जितने भी टॉपिक अभी आपने मेंशन किए कि तब आप कितना बेहतर काम कर रहे थे और अब जो कि नीतीश सरकार है उसमें 20 साल में कितना घटिया काम हुआ है, इसको लेकर आप भी कोई बुकलेट जारी करने वाले? जनता, हम तो घटिया काम तो उल्लेख करें, घटिया काम पे तो आप पे चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश का राज ही इतना सुनहरा राज रहा है कि पुल निर्माण से पहले ध्वस्त हो गया है। नीतीश जी का ही राज ऐसा रहा है कि भवन निर्माण पूर्व होने से ही पहले ध्वस्त हो गया है। तो इसमें चर्चा तो आपके माध्यम से दबाने के बावजूद भी कई बार हुई है। तो नीतीश कुमार इसका उल्लेख करते, मैं सादर विनम्र निवेदन करता हूं आपसे कि इसका उल्लेख करते कि 5 से अगर 90 की बात करते हैं तो 90 से 5 तक कौन सा सरकार अस्थायी था, और 2005 से 2020 या 2025 तक सरकार अस्थायी कितना रहा? 90 से लेकर 2005 तक कितने बार मुख्यमंत्री ओथ लिए, और 2005 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री कितने बार ओथ लिए? 2005 से लेकर 90 से 2005 तक जो मुख्यमंत्री और सरकार था अपना सिद्धांत कितना बार बदला, और 2005 से 25 तक का मुख्यमंत्री अपना सिद्धांत कितनी बार बदला, इसका उल्लेख हो तब पता चले कि नीतीश कुमार जी कहां हैं। लेकिन इसका उल्लेख वो नहीं कर सकते क्योंकि जनता में वो कहीं नहीं है। एक बार बता दे कि सिर्फ इतना छोड़े विकास की बात कि 2005 से लेकर 2025 तक कितने गठबंधन को उन्होंने धोखा दिया, कितनी बार उन्होंने अपनी सिद्धांत बदले, कितनी बार उन्होंने अपनी कुर्सी बदली, कितनी बार उन्होंने मुख्यमंत्री बना और क्यों बना, इसकी चर्चा हो जाए तो लगेगा। तो नीतीश कुमार तो कुछ कहने का मतलब है कि सीधे गोईठा में घी को डुबाना। एकदम नीतीश कुमार महेश जी जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि बुकलेट जारी करके ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि आपने विकास किया है, वो विकास आप दिखाने की जरूरत क्यों महसूस नहीं कर रहे? अगर विकास है तो वो दिख भी रहा होगा, स्थितियां जो बदली हैं वो दिख भी रही होंगी। एक छोटा सा संतोष जी एक और सवाल था उसमें कि उसमें का इंडिया गठबंधन का 4 साल का कार्यकाल है या नहीं, ये भी कल पूछ लीजिए। ठीक है महेश जी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए संतोष जी, इन लोगों के आंख में पट्टी बंधा हुआ है और कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं दूर से, अगर शायद उस 2005 के पहले स्थिति रहती तो शायद ये लोग जुड़ भी नहीं पाते आज इस चैनल पे। स्थिति तो इन लोगों का ये था और इन लोग इतने लंबे लंबे बात बोल दिए कि नीतीश कुमार कुछ किए ही नहीं हैं, तो शायद आज किशनगंज से पटना पहुंचने में मात्र 5 घंटा लगता है कि इनके समय में तो 2 ही घंटा में पहुंच जाते थे। ये भी पूछ लीजिए। और स्वास्थ्य का और शिक्षा का क्या हाल था। स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों बकरी और गाय बांधते थे और हम लोग अभी मरीज पहुंचता है वहां। और शिक्षा का व्यवस्था, आप हर एक पंचायत में हाई स्कूल खुल गया है और इनके जंगल राज के सम्राट वहां क्या करते थे, चरवाहा विद्यालय खोलते थे। तो यही अंतर है। अब इन लोगों को विकास में अंतर कहां दिखेगा, क्योंकि इन लोग तो पट्टी लगा के बैठे हुए हैं और बिहार का विकास नहीं हुआ है। तो बिहार के हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहां से आ गया, ये भी पूछ लीजिए इन लोगों से। और ये लोग आज क्रेडिट वाले होड़ में भी हैं। तो क्रेडिट वाले होड़ में है तो 58 साल तो इसी राजेश जी की सरकार रही है देश में, तो काहे नहीं ख्याल गया था उस समय। बिहार ने तो नजीर पेश किया है और देश ने उसको अपनाया है। तो इन लोगों के तो पेट में इतना दर्द है, इसका कोई मलाल नहीं है। इन लोगों का तो काम था कि भ्रष्टाचार करना, लूट करना, सत्ता संरक्षित अपराध करना, यही तो इन लोगों के सरकार में था। और ये प्रमाण है कि लालू यादव जी के जो साले हैं वो ऑन रिकॉर्ड सुभाष यादव जी कहते थे। और ये पलायन और रोजगार की बात करते हैं तो इन्हीं के सहयोग से ना लालू यादव जी की सरकार थी बिहार में। तो पलायन तो उस समय हुआ था और जितने भी चीनी मिल थे सारा तो यही लोगों ने बंद करा दिया।
तो इन लोग से भी पूछ लीजिए कि बंद काहे हुआ था। और ये लोग अभी रोजगार की बात करते हैं भाई। रोजगार तो नीतीश कुमार 2020 से 25 के बीच में उनका लक्ष्य 12 लाख है सरकारी नौकरी देना, जिसमें 9 लाख पूरा कर लिया है। तो इन लोग कहां है ये भी पूछ लीजिए। ठीक है, इन लोगों का तो काम है बस भरमजाल में जनता को फैला देना। और इन्हीं के समय में ना, ठीक है, एजिया जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। एजिया जी, मुस्लिम- मैंने पहला हिंदू सवाल मुस्लिम आपसे का किया लड़ाई था, होता लेकिन था, आप उस समय तक हमें ज्वाइन नहीं दलितों कर पे पाई थी। नरसंहार होता था। मेरा सवाल यह है कि एनडीए की ओर से एक बुकलेट जारी किया गया है, शासनकाल क्या में वो आपके पास तक अभी पहुंचा है? आपने उस बुकलेट को पढ़ लिया? संतोष जी, बिल्कुल उस पढ़ बुकलेट लिए को हैं। क्या पढ़ना? इन लोगों के पास भी एनडीए पहुंच की चुका जो है, लेकिन सरकार इन लोगों के आंख में ये तो सिर्फ अपनी मोतियाबिंद हो गया। तारीफ इन के लोग पुल पढ़ेंगे करती है, नहीं। इनके कथनी क्योंकि और इन करनी लोग में कोई तालमेल लालू नहीं। यादव जी बुकलेट जनरल इसलिए राज पढ़ना को चाहिए पसंद क्योंकि करते बुकलेट हैं। में आरजेडी के शासनकाल के 15 साल और नीतीश नीतीश कुमार के शासनकाल के 20 साल के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। मतलब यह कि कैसे लालू राबड़ी शासनकाल में नीतीश कुमार का शासनकाल बेहतर है, यह उस बुकलेट के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। और दावा यह किया जा रहा है कि वो जनता के बीच जाकर उस बुकलेट को बांटेंगे और लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे, जो युवा हैं, कि 2005 से पहले बिहार कैसा था और 2005 के बाद कितनी स्थितियां बदली हैं। इसलिए अगर उन डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगी या आपको आपत्ति है तो कम से कम आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा पाएंगी। जी संतोष जी, कुछ बातें नीतीश कुमार जी इसमें छोड़ दिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक नीतीश कुमार जी के रिजीम में हुआ था वो कभी नहीं हुआ। एक चीज और ये छोड़ दिए, जितना जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जो कि संवैधानिक राइट है, जितना प्रताड़ित धरना प्रदर्शन करते वक्त युवा हो, महिलाओं हो को किया गया, वो आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी ये लिखना भूल गए कि अस्पताल में कुत्ते घुमा करते थे, इतना पानी बढ़ जाता था एनएमसीएच में कि मछलियां उसमें तैरती हुई दिखाई देती थी। वो तो धन्य है कि बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के लिए आए और कुछ सुधार हुआ। इन बातों को ये चर्चा नहीं किए, ये भूल गए कि बालिका गृह कांड इन्हीं के समय में हुआ था, सृजन घोटाला इन्हीं के समय में हुआ था। ये भूल रहे हैं कि जो बिजली बिल इतना ज्यादा आता है, स्मार्ट मीटर लगा जिससे लोग परेशान समय में हुआ था। आईएएस की पत्नी थी। ये बहुत सारी चीजें महेश्वर जी, अपने टर्न पर बोलिएगा ना। दुष्कर्म होते रहा, लेकिन वहाँ महेश जी, कोई जब सवाल आप बोल नहीं रहे थे उठाया उस समय था। अजय जी ने डिस्टर्ब नहीं ये किया। भी आप अपने टर्न पर बोलिए, ये भूल आराम गए से बहस को चलने कि दीजिए। आज कितना हमारा बुरा पैनल भी बढ़ बड़ा गया है। उस समय लालू प्रसाद यादव जी जब थे तो बिहार और झारखंड एक था, 2 स्टेट मिलाकर के था, तभी भी उतना क्राइम नहीं हुआ करता था जितना बिहार अब जब कट गया है तो जिस हिसाब से क्राइम का रेशियो बढ़ गया है, वीडियो वायरल होते हैं, वायलेंस अगेंस्ट विमेन बढ़ गया है। इन बातों को तो ये छोड़ ही दिए। पुल पुलिया कितने गिरे ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बोले। अरे 205 की प्रोडक्ट मैं भी हूँ। 205 में रेगुलर क्लासेस होते थे, बच्चे पढ़ते थे, बच्चे आगे बढ़ते थे। आज के विद्यालयों का क्या हाल है? कहने को कंप्यूटर क्लास है लेकिन कंप्यूटर नहीं है। शौचालय का स्थिति बदतर है, कहीं गेट है तो कहीं छत से पानी छू रहा है। इन बातों को तो ये भूल ही गए। इन बातों पे भी देखिए, आज भी टीचर्स की कमी है और आज भी सबसे अच्छे टीचर्स वो वही मानते हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के समय जिनकी जो ज्वाइन किए थे, आज भी बेस्ट टीचर्स उन्हीं को माना जाता है। तो क्यों तारीफ नीतीश कुमार जी को करनी पड़ रही है? यानी कि काम हुआ नहीं है तो इनको तारीफ करने की जरूरत पड़ रही है। अपने लालू प्रसाद यादव जी थे तो रेल मिनिस्टर, पूरे विश्व में चर्चा का विषय था कि कितना प्रॉफिट में रेल मंत्रालय गए। सामाजिक न्याय की बात कीजिए तो लालू प्रसाद यादव जी की कोई लोग याद करते हैं। आरक्षण की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी ही थे जो मार्जिनलाइज सेक्शन को रिजर्वेशन के माध्यम से एम्पावर करना चाहते थे। पासी जाति की अगर आप बात करें, जो तार के पेड़ पे चढ़ते हैं, तो टैक्स माफ को किसने किया? लालू प्रसाद यादव जी ने किया। ये सामाजिक न्याय, जो मलाह जाति हैं उनके लिए भी इन्होंने टैक्स माफ किया। तो ये जो सामाजिक न्याय है, गरीबों की आवाज अगर कोई बना तो लालू प्रसाद यादव जी। अब ये लोग गरीबों की आवाज की चिंता ही नहीं करते कि गरीबों को आवाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऑन पेपर इनका चीज दिखना चाहिए और आज भी ऑन पेपर नीतीश कुमार जी को छापना पड़ रहा है कि उनकी उपलब्धि क्या है, जबकि उपलब्धि नहीं, जो बिहार की स्थिति है बद से बदतर हो गई है। सामाजिक न्याय खत्म हो गया है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। सिलेंडर का दाम आप देखिए, आज भी 1060 रुपया हो गया है। रोज 50 रुपया करके अपनी बात को कंप्लीट करें तो मैं आपसे सवाल जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन चीजों की कोई चिंता नहीं। ठीक है अजय जी। प्रीति जी, मेरा सवाल आपसे है
कि एक तरफ तो आपने बुकलेट जारी कर दी, उसमें अपनी उपलब्धियां गिना दी, अब विपक्ष ये कह रहा है कि जो विद्यालय आपने बनवाए हैं उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, सिर्फ इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पलायन की बात यहां पर उठाई जा रही है, यहां पर रोजगार की बात उठाई जा रही है, और यहां पर जो महंगाई है उसकी बात उठाई जा रही है। इसका जिक्र आपने नहीं किया है बुकलेट में अपनी। संतोष जी, दरअसल जिनके कार्यकाल में विकास की एक लकीर तक खींची नहीं गई हो, उनके सामने जब विकास की गाथा जब लिखी जाए, जब विकास की गंगा जब बहे, तो इन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, ये लाजमी है। और बिहार को किसने लूटा? बिहार को तो कांग्रेस और आरजेडी ने ही लूटा, दूसरों में कहां दम था। और आज एनडीए की सरकार जब से आई, जिसमें दम था, जिसमें दमखम था, उसी ने करके दिखाया। आज जब 2005 की स्थिति से पहले की बात कर ले, 90 के दशक की बात, और हम 2005 के बारे में, कई आंकड़े तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन इनके पास, इनके आंखों के आगे राजनीतिक पट्टी बंधी हुई है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा इनको। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये वही बिहार था जिस बिहार में सरेआम लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी। ये वही बिहार था जहां पर अपहरण उद्योग बना हुआ था। ये वही बिहार है जिस समय 90 के दशक में यहाँ पर लोगों का चलना दूभर था। यहाँ पर मंत्रिमंडल से, मंत्री के घरों से, राजनेताओं के घरों से अपहरण की फिरौती की रकम वसूली जाती थी। ये वही बिहार था 90 के दशक का, जहां पर स्कूल नहीं थे, स्कूल थे तो शिक्षक नहीं थे, बेंच डेस्क नहीं थे, जो अस्पताल थे वहां पर अच्छे चिकित्सक नहीं थे, वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं थी। ये वही बिहार था जहां पर आए दिन चारा अलकतरा जैसे घोटाले आम थे। ये वही बिहार था जहां पर नौकरी के लिए लोगों से जमीनें लिखवाई जाती थी। ये वही बिहार था 90 का दशक का, जबकि लोग समाजवाद का नारा देते देते परिवारवाद पर अपनी धुरी को लाकर टिका दिए। ये वही बिहार था जहां पर जातीय नरसंहार हुआ करता था। और ये वही बिहार था 90 का दशक जहां पर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने यहाँ की जनता के विश्वास को लूटने का काम किया। लेकिन नजारा बदला, जमाना बदला, बिहार की परिस्थितियां बदली जब हमारी सरकार आई, जब एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबकी सुध ली, पिछड़ों की खबर ली, महिलाओं की खबर ली, उन्होंने सभी वर्गों का ख्याल रखा। और आज जितनी महिलाएं आपको राजनीतिक रूप से आपके टीवी स्क्रीन पर दिख जाती हैं, ये नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की ही देन है। बिहार में 50% आरक्षण का लाभ। एक मिनट संतोष जी, आप मुझे कम समय मत दीजिए, आपने औरों को ज्यादा समय दिया, हमें इतने कम समय में मत समेटिए। चलिए अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी संतोष जी, एनडीए के हमारे इस कार्यकाल में जब 2005 के बाद से जब हमारी सरकार आई, तो आज जो महिलाएं सशक्त हुई हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जब आप ही ने दिखाया कि कैसे हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी है, और पहली बार बिहार में अलग से महिला बटालियन, महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट की घोषणा इसी सरकार के माध्यम से हुआ है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो पूरे राज्य में किसी भी जिला मुख्यालय से अगर पटना, राजधानी बिहार की पहुंचना हो तो 4 से 5 घंटे ही लगते हैं। लेकिन पूछ लीजिए जरा, मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस आरजेडी के हमारे प्रवक्ता महोदय महोदया से कि वो समय था जब सड़क पर गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क था, इसके बारे में कल्पना करना व्यर्थ था। जब बीमार पड़ते थे तो खाट पर लटका कर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता था। वो समय शायद वो भूल गए हैं कि महिलाएं, लड़कियां अपने स्कूल आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आगे के दूसरे गांव नहीं जा पाती थी, और आज टुनटुनाती हुई साइकिल की घंटियों से वो साइकिल चला कर जाती हैं। उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है, उनका सम्मान बढ़ा है। पूरे बिहार में हर वर्ग का सम्मान हुआ है, व्यापारियों को आगे मौका मिला है, उद्योग चाहे शिक्षा का हो, चाहे ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रीति जी, उनको भी सुन लें। बुकलेट पर मैं आऊंगा आपके पास। बुकलेट सभी के, हमारी उपलब्धियां लोगों के दिल में बसी हुई है, इसे ये विपक्ष के लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगी। संजय जी, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ तो बुकलेट जारी किया जा रहा है, उसमें अपनी उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं, और साथ में उसमें तथ्यों के साथ उस समय क्या हुआ, उस समय से इस समय की क्या स्थिति है,
वो भी जिक्र किया गया है। ये कितना तथ्यात्मक आपको पढ़ने में नजर आया? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आपने बुकलेट अब तक पढ़ लिया होगा। इसमें जो डेटा है क्या वो वाकई उस स्वरूप में बदलाव हुआ है जो तथ्यात्मक तौर पर अंतर साबित करना चाह रही है सरकार? स्थितियां होती हैं और अपने अपने तरीके से उनके विजन होते हैं, विल पावर होते हैं कि हमको कहां कौन से काम करनी है। लालू प्रसाद जी का जो कालखंड था, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की और इस बात की सच्चाई को सब लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ, सामाजिक न्याय पर उन्होंने जोर दिया था। लेकिन सामाजिक न्याय से बिहार जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं आगे बढ़ पाया। नीतीश कुमार के कालखंड को अगर ले लिया जाए, ठीक है गठबंधन जो रहा हो, लेकिन मुखिया के तौर पर तो नीतीश कुमार ही रहे। और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री के तौर पर रहे इतने लंबे दिनों तक, तो ढांचागत विकास तो हुआ है, सड़क, बिजली, पानी। यह सच्चाई को पक्ष भी स्वीकार करता है, विपक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं आपको तो स्वीकार करनी होगी। स्कूल के भवन बने हैं, लेकिन सवाल है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के। अगर वो क्वालिटी एजुकेशन मिलता तो शायद ये सवाल नहीं होते। लेकिन सरकार क्या करती है कि अपना ब्लूप्रिंट, अपना जो उनका जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो तो जारी करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2, वो कृषि रोड मैप, वो सारी चीज़ों को देंगे। जो महिला सशक्तिकरण है, वो महिला सशक्तिकरण दिखा है इस कालखंड में। जो महिलाएं थी जिनको की रिजर्वेशन दिया गया, नौकरियों से लेकर के पंचायतों तक, तो वो कालखंड में दिया गया। इस उपलब्धि को कोई भी पार्टी अपने तरीके से रख सकती है या जो सत्ता में पार्टी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिहार की तुलना केवल बिहार से की जाए। मैं थोड़ा इससे हमेशा असहज हो जाता हूँ। बिहार की तुलना देश से और बिहार की तुलना देश के अन्य राज्यों से क्यों नहीं? प्रति व्यक्ति आय अभी भी देश का कितना है? 2 लाख रुपए से ऊपर है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपये पर ठहरा हुआ है। पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार, बेरोजगारी का, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से जूझता हुआ बिहार, जो 66% महिलाएं आज भी अनिमिक हैं, उस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। हायर एजुकेशन बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। जो आपने इनरोलमेंट तो बढ़ाया, लेकिन जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, टीचर कहाँ है? कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, गेस्ट टीचर, उन टीचर से आप काम लेते हैं। बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बने हैं, इस सच्चाई से हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने दिया। चिकित्सक कितने हैं वहाँ और किस तरह से क्वालिटी वहाँ दी जा रही है, इसकी भी तो बात करेंगे। तो अगर बिहार हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आईटी सेक्टर को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, अब जानकर के आश्चर्य होगा कि 1.3% इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हुआ है। अर्बनाइजेशन, अब केरला का अर्बनाइजेशन है 67%, बिहार का अर्बनाइजेशन है 13%। अब कौन सी बात आप बिहार का करेंगे? वहां पर तो सवाल जो भी सत्ता में हो, मैं नहीं कहता हूं कि किस कालखंड में कौन सी परिस्थितियां थी और छुटी कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम नहीं कर पाए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम नहीं किए। हर कालखंड में अपने अपने नजरिए से उस जो पार्टी सत्ता में थी उन्होंने काम किया, लेकिन जितना काम होना चाहिए था बिहार के लिए वो सवाल है। अगर शायद अर्बनाइजेशन होता, केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो अगर उस रूप में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अर्बनाइजेशन की बात होती तो और बदलता हुआ बिहार दिखता। ये शिक्षक बिहार के, मैं बराबर कहता हूं, छात्र बिहार का प्लेटफॉर्म कहीं और होता है। आखिर वो बच्चे और वो शिक्षक बिहार में क्यों नहीं रुक पाते हैं? सरकार की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं तो कमजोर दिखती है, तभी तो बच्चे कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो पलायन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के अभी भी सरकार को बहुत कुछ करनी है। बिल्कुल आपने किया है, लेकिन तुलनात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए कि उस कालखंड में तो कुछ नहीं था, हमने तो कम से कम इतना कर लिया। भाई अगर उस कालखंड में चीजें छूटी तब तो जनता ने मैंडेट आपको दिया और बार बार मैंडेट दिया। 20 साल का कालखंड कम नहीं होता है। 20 साल के कालखंड में ये सरस्वती की धरती है बिहार, और सरस्वती ही जब सूख जाएगी तो फिर आप अपेक्षा कैसे करेंगे? 1080 करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, 0.8%।
जो बिहार के लिए हुआ है? कौन सा काम आप कर लीजिएगा? एक बड़ी आबादी, युवा आबादी है, जो 18 से 25 वर्ष के बीच कई आबादी है, वो 56 पॉइंट कुछ % है। देश का सबसे युवा राज्य है बिहार। लेकिन जब युवाओं के सपने चौराहे पर आकर के दम तोड़ते हैं, तो सरकार के बुकलेट को बिल्कुल हमने पढ़ा है, लेकिन अगर वो सपने आकार नहीं लेंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल व्यवहारिकता में वो चीजें नहीं दिखेंगी, तो फिर सवाल होंगे। बिल्कुल आपकी उपलब्धियों से वो घंटे मिनट हम जोड़ लेते हैं कि अब ये बिहार के हर कोने से हम लोग पहुंच जाते हैं 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में। बिल्कुल ये सच्चाई, सड़कें बनी हैं, बिजली घरों तक पहुंची है, गांव की रोशनी से अब उजियारा जो दिखता है गांव में वो है। लेकिन 4-4 कृषि रोड मैप बनने के बाद भी किसानों की आय, उसमें कितनी वृद्धि हुई बता दीजिए। महेश जी से जवाब ले लेते हैं। किसानों की आय अगर नहीं बढ़ी, किसानों की जी महेश जी जवाब ये भी दीजिएगा कि विकास हुआ है, ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त विकास है? और ये इतना विकास हो गया कि बिहार को अब किसी और राज्य में पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? महेश जी आवाज मिल रही मेरी? हाँ बताइए, फिर से थोड़ा सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल मेरा यह है कि बिहार में विकास हुआ है, संस्थागत ढांचे खड़े किए गए हैं, सड़कें बनी हैं, ये सब स्वीकार कर रहे हैं, गांव तक बिजली पहुंची है, लेकिन क्या यह विकास पर्याप्त है बिहार के लिए? क्योंकि अगर देश के बाकी राज्यों की रेस में हम देखें तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। शायद मेरी आवाज महेश जी तक नहीं पहुंच रही है, एक बार मेरी टीम संपर्क करने की कोशिश करे, तब तक बीजेपी प्रवक्ता आप जवाब दीजिएगा। जी संतोष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी इनमें से जितने लोग बैठे हैं, हम लोग कुछ भी डेवलपमेंट कर लें, अपने लिए कुछ भी काम कर लें, वो हमेशा कम ही लगता है। और यह भूख एनडीए की सरकार में है कि हमें अभी तो 2 कदम हमने आगे बढ़ाया है, अभी और बहुत मीलों चल रहे हैं, और यही बात कि अपने अंतर मन में है और इसी भाव से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में जब से आई है, नित नए आयाम को छूने का प्रयास किया है, विकास की हर एक रोशनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जन जन तक पहुंचने का काम किया है। और बिहार की सरकार जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी मतलब सामाजिक संतुलन की बात हो, चाहे विकास का खाकर खींचने की बात हो, चाहे हर तरीके से लोगों को सशक्त करने की बात हो, तो सरकार हमारी आगे आई। हाँ, ये बात अलग है कि देश के राष्ट्रीय फलक पर अगर आप देखेंगे तो हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि 2005 से पहले जो हमारा बजट आकार हुआ करता था, वो मात्र लगभग 20 से 30 हजार करोड़ का ही था, लेकिन अब 3 लाख करोड़ तक का बजट आकार हमारा हो गया है। तो ये डेवलपमेंट कैसे हो गया? इतनी बजट का जो खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो ये सारी बातें जो हमारी उपलब्धियां हैं, वही तो हम बुकलेट में डाल रहे हैं, वही तो लोग पढ़ रहे हैं। हम उसमें ऐसी बातें तो नहीं डाल रहे जो हमने किया ही नहीं है। ठीक है, समय की कमी है, संक्षिप्त में सबके जवाब देंगे। जनता को हम बताने का काम करें अपने बुकलेट के माध्यम से। राजेश जी जवाब दीजिएगा। कर रही है और आने वाले विधानसभा आरजेडी ने छोड़ा था 2005 में, उसके आगे सरकार बनने वाली एनडीए ने बढ़ाने का काम किया, और जो कमियां उस समय उनको महसूस हुई, जो उनके राजनीतिक विचार के हिसाब से उनको करना चाहिए था, उन्होंने संस्थागत ढांचे बनाए, उन्होंने रोजगार के मौके बढ़ाने की कोशिश की। हाँ ठीक है, पलायन हो रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले शायद कम हुआ है। राजेश जी। संतोष जी, संजय जी ने सारी बातें स्पष्ट की हैं कि 20 साल कम नहीं होता है, 9 बार का मुख्यमंत्री का ओथ लेना कम नहीं होता है। हम देश के बाकी राज्यों के तुलना में पीछे क्यों है? एक दूसरा, अभी हमारे साथी बार बार जंगल राज का उल्लेख करते हैं। अगर उस कालखंड को हम जंगल राज कहते हैं तो उसका सम्राट तो सम्राट चौधरी थे। उस समय तेजस्वी यादव थे नहीं, और वो सम्राट चौधरी आज यहाँ डिप्टी सीएम है।
तीसरी बात की बार बार हमारे साथी कहते हैं कि आंख में पट्टा बना हुआ है, रतौनी हो गया है। तो नीतीश कुमार को मतलब रतौनी का इलाज कराने के लिए बिहार में कोई नहीं मिला। उनको दिल्ली जाना पड़ा। डिबेट बहुत अच्छे से चल रही थी, बीच में डिस्टर्ब नहीं एक नीतीश कुमार जी को अपने आंख के इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। और संतोष जी, हम सब बिहार के हैं, दिल पे हाथ रख के रखिए, किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में किसी को बेड मिलता है क्या? तरफ तरफ के सड़क पर पेशेंट मर जाता है। ये हेल्थ व्यवस्था हमारा है, इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग है कमीशन के लिए। हम चाहेंगे कि बिहार के जो विकास का दायरा होना चाहिए वो नीतीश के राज में बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए कि जनता। ठीक है, वैसे जवाब दीजिएगा, समय की कमी है, संक्षिप्त में मुख्यमंत्री बनते हैं। महेश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, जवाब दीजिएगा। राजेश जी तो बाजू में ही बैठे थे, सवाल उठाए, शायद आप तक आवाज पहुंची होगी। देखिए, इन लोग हमेशा पलायन की और नौकरी की बात करते हैं। इनके समय में नौकरी के नाम पे जमीन लिखवाया जाता था। तेजस्वी यादव जी का 4 साल से उम्र घोटाला और रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे यहाँ 43 बीघा जमीन पटना में बना लिए हैं और ये रोजगार की बात करते हैं। और रोजगार तो इनको हमारे नेता ने 2-2 बार दिया है, तेजस्वी यादव जी को। और ये कहते हैं कि भाई हेल्थ का स्थिति खराब है। अरे भाई, थोड़ा सा पटिया हटाइएगा तब न नजर आएगा। वैसे भी आप विपक्ष में हैं, आपको कुछ नजर आएगा नहीं। ठीक है जी, आप विपक्ष में, आप नीतीश कुमार की जो भी उपलब्धियां उनको क्यों सराहेंगी? संतोष जी, 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जहां तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात है तो ये 0 है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल भी लचर पचर है। युवा की बात लीजिए तो बेरोजगार है, पलायन चरम सीमा पे है, स्टंटेड बच्चों का ग्रोथ है, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कीजिए तो 0 है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चरल की बात, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है, बिल्डिंग बने हैं, पुल बने हैं, पुल गिरे हैं, बिल्डिंग कमजोर खड़े हुए हैं, भवन गिर गए हैं, भवन में पूरा इक्विपमेंट्स नहीं है। तो बस जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो मैं कहूंगी कि कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्वालिटी नहीं है, स्कूल्स है। ठीक है, समय की कमी है। डॉक्टर संजय जी, आखिरी कमेंट आपका। नटशेल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, डॉक्टर संजय जी, आखिरी 30 सेकंड आपके। 20 साल का इनमें ये लोग बर्बाद कर दिए बिहार। जी देखिए, हर डेमोक्रेसी में हर सरकार को अपनी उपलब्धियां लोगों को बताने का अधिकार है और विपक्ष को अधिकार है आईना दिखाने का या उनकी कमियों को गिनाने का। लेकिन अगर चीजें जनता अगर उनको हमेशा सतर्क नहीं करते रहेगी कि देखिए इतनी उपलब्धियों के बाद भी यहाँ चीजें छूटी है, तो लोकतंत्र में सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं सिस्टम के, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। ध्यान उस तरफ नहीं जाता और ध्यान को वहां पर ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी लोकतंत्र में पूरा नहीं होता। डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया है जो लगातार करती रहनी चाहिए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोग।